And myself Chaya Yadav. This is my first video lecture on history BA 6 semester paper first. एंड फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसलिए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें यूनिट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ना है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ना है, एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो टोटल 4 एक्ट्स हैं आपके यूनिट फर्स्ट में जो इम्पॉर्टेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्ट पढ़ेंगे ये एक्ट नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि आपके पास जो यहाँ पे टोटल 4 एक्ट्स दिख रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमने इसको टोटल 4 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। एंड लेक्चर 4 में पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसलिए हम लोग कोई भी एक्ट नहीं छोड़ेंगे, इसमें से 2 एक्ट भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए हम लोगों के सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई एक्ट शॉर्ट में आ सकता है, कोई लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को सारे एक्ट्स कंप्लीट करने, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी हैं तो इसलिए पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला लेक्चर मेरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। देखिए व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है ये आगे देखेंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 नोन फॉर, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, ठीक है। 1909 जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के मेन फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले एक जानिए कि जो 1909 एक्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अगर एमसीक्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ तो आपसे पूछ लिया कि नीचे सारे एक्ट के नाम सपोज़ 1909, 1919 एंड 1935 लिख दे और पूछे कि इसमें से कौन सा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। तो इसलिए आपको जानना है कि आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट, वो किस नाम से और जाना जाता है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से 1909 जो एक्ट है वो जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रोविज़न्स क्या क्या हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या क्या हैं। देखिए द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इंक्रीज इन साइज। जो काउंसिल है सेंटर एंड प्रोविंसेस जो काउंसिल्स हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो साइज़ है वो बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो जैसे देखिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना हुआ, फ्रॉम 16 टू 60 मेंबर्स इसमें कर दिए गए। तो आप देख सकते हो कि 16 पहले थे और अब इस एक्ट के थ्रू कितने हुए, 60 मेंबर्स हो गए, ठीक है। कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर नेक्स्ट देखिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, टोटल 50 मेंबर्स ईच, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आप देख रहे हो कहाँ कहाँ, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 50 मेंबर्स ईच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम में कितने थे, टोटल 30 मेंबर्स ईच। तो यहाँ पे आपको मतलब बता दिया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे स्टेट वाइज बता दिया है कि जैसे बंगाल है, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, वहाँ पे कितने हैं, 50 मेंबर्स ईच हैं। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम में कितने हैं, 30 मेंबर्स ईच हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 16 से 60 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये एक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ की गई थी 1909 में। एंड नेक्स्ट देखिए कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर टू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स एज फॉलोज, ठीक है। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर एंड प्रोविंसेस वर हैव 4 कैटेगरीज, इसमें 4 कैटेगरीज मेंबर्स हैं। देखिए एक्स ऑफिसो मेंबर्स, ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड
नेक्स्ट नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो एक तो एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं, एक नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स हैं। एंड नेक्स्ट देखिए नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल बट वर नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्स ऑफिसो मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। एंड नेक्स्ट देखिए इसी में एलेक्टेड मेंबर्स, इसके साथ साथ कुछ एलेक्टेड मेंबर्स हैं एलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, आप इतना ही ध्यान रख सकते हो, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस, ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए द इलेक्टेड मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब जो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं, कैसे? द इलेक्टेड मेंबर्स वर फॉर्म द लोकल बॉडीज़, जैसे जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, जैसे द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेडर्स, ठीक है, कम्युनिटीज़ एंड मुस्लिम्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, या कह सकते हो कि जो अलग से जो है कैटेरिया इन लोगों ने डिसाइड रखा था कि कहाँ से इलेक्ट होंगे, ठीक है। हर कोई इलेक्ट नहीं कर सकता, या हर कोई इलेक्शन में जो है वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो द इलेक्टेड मेंबर्स वर फ्रॉम द लोकल बॉडीज से थे, द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से थे, लैंडलॉर्ड से थे, यूनिवर्सिटीज़ से थे, ट्रेडर्स से थे एंड कम्युनिटीज़ एंड मुस्लिम्स थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें मेन फीचर्स आप जो देख रहे हो कि प्रोविजंस ऑफ द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स में फर्स्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस इंक्रीज इन साइज। तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, इसमें यही हुआ था, क्योंकि इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या उसको इंक्रीज़ किया गया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फीचर्स का। इससे भी इम्पॉर्टेंट एक है, आगे वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो 1909 में जो मेन आपको स्टार्टिंग में दिखता है कि सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में जो मेंबर्स हैं उनकी साइज़ जो इंक्रीज़ की गई थी, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फ्रॉम 16 टू 60 मेंबर्स कर दिए गए थे। फिर इन्होंने अलग अलग से बताया, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस टोटल 50 मेंबर्स ईच, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम, इसमें कितने 30 मेंबर्स ईच हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस इंक्रीज इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर टू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ मेंबर एज फॉलोज, कि इसमें कौन कौन से 4 कैटेगरीज हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे एक्स ऑफिसो मेंबर्स, गवर्नर जनरल मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, nominated official members, government officials who were nominated by the governor general, and nominated non-official members जिसमें nominated by the governor general but were not government officials, elected members elected by the different categories of Indians, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ मतलब 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब ये है कि जो इलेक्ट हुए हैं वो इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे है कि द इलेक्टेड मेंबर्स वर फ्रॉम द लोकल बॉडीज़, जैसे द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेडर्स एंड कम्युनिटीज़ एंड मुस्लिम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर सबसे पहले इसी एक्ट के थ्रू इंडियंस को मेंबरशिप दी गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपने देख लिया कि जो नंबर इंक्रीज़ किए गए हैं मेंबर्स के, एंड सेकेंड पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडियंस हैं उनको मेंबरशिप दी गई, कहाँ पे? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम, ठीक है।
और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए 1909 जाना जाता है, इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, कि यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। कि जैसे आज क्या है, नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, जैसे आप देखते हो हर कम्युनिटी के लोग जो है वो जाते हैं इलेक्शन देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या डिवाइड करते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपना अलग इलेक्शन लड़ेगी और जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आप देख सकते हो कि कम्युनिटी बेसिस पे इन्होंने अलग कर दिया है। तो इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, कि अब इन्होंने यहाँ शुरू किया तो ऐसा नहीं कि यहाँ ख़त्म हो जाएगा या अच्छी चीज़ नहीं है तो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आगे ये और धीरे धीरे आप देखोगे तो ये इंक्रीज़ ही होगा, जो यहाँ पे इन्होंने सेपरेट जो किया है मुस्लिम कम्युनिटी को। और आप देखोगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ोगे, फिर 1935 पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि किस तरीके से चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो किसको वोट देंगे। यहाँ पे क्लियर किया है कि मुस्लिम्स कुड वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको वोट दे सकते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो किसको वोट देंगे, जो मुस्लिम जो है वो वोट किसको देंगे, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर जो इलेक्शन में खड़ा है उसको मुस्लिम्स जो है वो वोट देंगे, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे अब आप देखो, अभी तक क्या है, सब साथ में थे, अब आपने इलेक्शन अलग कर दिया तो उनमें ये लगा कि हाँ भाई मेरे लिए तो इलेक्शन भी अलग है। तो आप एक साथ रहने की बजाय आप फूट डालो, राज करो कि आप जो है नीति पे चल रहे हो, तो आपको यहीं से 1909 से दिखेगा, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है, ठीक है। उससे पहले तो आप 1905 में देख सकते हो, कर्जन के टाइम आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब बंगाल को डिवाइड किया गया था, ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, तो वहाँ पे भी जो बेस था डिवाइडेशन का वो भी कम्युनिटी बेसिस पे था, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे मतलब डिवाइड किया गया, हिंदू कम्युनिटी को अलग, मुस्लिम कम्युनिटी को अलग, तो इस तरीके से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स इंक्रीज़ किए गए हैं उनकी और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, देख सकते हैं। द मेंबर्स कुड डिस्कस द बजट एंड मूव रिजोल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है किस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं, बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो मेंबर्स हैं अब उनको डिस्कशन करने का मौका मिल गया बजट पे, ठीक है। इसी तरीके से आप और देख सकते हो कि दे कुड ऑल्सो डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो साथ में बजट पे तो डिस्कस करेंगे लेकिन साथ में और क्या कर सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के भी मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन उसके साथ इन्होंने क्या लगा दिया, दे कुड ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से इनको दिया गया राइट कि बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर डिस्कशन कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सारे राइट्स जो हैं इनको दिए गए हैं, आप देख सकते हो कि कैसे ये सारे राइट्स इनको दिए गए हैं, ठीक है। नो डिस्कशन ऑन, कि इनको और क्या राइट नहीं दिया गया, ये बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए भी क्योंकि अब इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि मुस्लिम को सेपरेट कर दिया गया, मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकते हैं। तो अब इलेक्शन आ गया तो भाई जो जीतेगा और वहाँ पे बैठेगा तो उसके लिए क्या है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट पे तो बात करेगा ही करेगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है जो आपको ध्यान रखना है, नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी, कि जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। और ऑन रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स वर परमिटेड, ठीक है, कि जो प्रिंसली स्टेट से जो रिलेशन है वो परमिटेड है, ठीक है। तो नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी और ऑन रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स वर परमिटेड। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें इन लोगों ने कर दी। एक तो फॉरेन पॉलिसी से आप डिस्कशन नहीं कर सकते, और फॉरेन पॉलिसी का मतलब आपको पता ही है कि जो ये लोग वहाँ पर जो चीज़ें लंदन में इस्टेब्लिश कर रहे हैं
या क्या चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, कि इनकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये चीज़ें बनाई। यहाँ पे मेंबर्स तो इंक्रीज़ किया, लेकिन उनको बहुत लिमिटेड पावर दी है। जैसे आप डिस्कशन कर सकते हो बैठ के, अच्छा है कि ख़राब है, लेकिन उस पर अपना डिसीजन दे दो, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप केवल और केवल डिस्कशन कर सकते हो। तो जो डिस्कशन का राइट है बजट पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का जो राइट दिया गया, वो कब दिया गया है? 1909 में। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, कि लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड, लॉर्ड मिंटो ने किसको अपॉइंट किया? सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे, कहाँ के? वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू अगर पैटर्न पे एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड, लॉर्ड मिंटो ने किसको अपॉइंट किया? सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को, ठीक है, एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे? सत्येंद्र प्रताप सिन्हा थे, ठीक है। एंड साथ में एक चीज़ और है कि 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडियन अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1909 के थ्रू 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए किस तरीके से कुछ चीज़ें तो आई, जैसे आप देख सकते हो कि सेपरेट जो इलेक्शन की बात कर दी गई मुस्लिम्स के लिए, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथ में जैसे इन्होंने बजट पे डिस्कशन का राइट दिया है, तो ऐसे जो जो एक्ट आते गए, जैसे 1909 में जो इन्होंने फैसिलिटीज़ दी, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे 1919 में, फिर उसको थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे 1935 में, ठीक है। कहने का मतलब कि कुछ पावर जो है वो अपने पास ये रखते ही रखते थे, सारी पावर जो है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे जो इनके मेंबर्स जो संख्या है वो इंक्रीज़ किया इन्होंने, ठीक है। साथ में कुछ देखिए किस तरीके से इन्होंने प्रोविज़न्स बताए हैं, आप देख सकते हो, जैसे एक्स ऑफिसो मेंबर्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे तो कैसे वो सारी चीज़ें, एंड फर्स्ट टाइम इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ये देखा आपने। फिर जो मुस्लिम्स हैं वो किसको वोट दे सकते हैं? मुस्लिम्स कुड वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि मुस्लिम्स केवल जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा क्या क्या चीज़ें हैं। फिर बजट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर, सॉरी, बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे डिस्कशन कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो तो एक आपने देखा कि बजट पे जो डिस्कशन का मैटर जो है वो राइट दिया गया है, लेकिन साथ में जो मुस्लिम्स का एक सेपरेट जो इलेक्शन का आपने देखा कि कैसे सेपरेट इलेक्शन की बात की गई है मुस्लिम्स के लिए, वो भी इस एक्ट का सब इसीलिए ये जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पे जो डिवाइडेशन की बात की गई है वो यहीं से इलेक्शन के थ्रू शुरू होता है, फिर ये ख़त्म नहीं होता, ये चीज़ें और इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रही, क्योंकि जब आप कंपेयर कर पाओगे जब नेक्स्ट एक्ट पढ़ोगे 1919, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ है, कहाँ वो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो आपने वो पॉइंट्स भी देख लिया। अब लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड, लॉर्ड मिंटो ने किसे अपॉइंट किया? तो सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को अपॉइंट किया। कहाँ? वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंडियन मेंबर है कौन? सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। और साथ में 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। तो यहाँ पे जो है वो 2 इंडियंस और अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा कि क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म किया है, ठीक है क्लास। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
थैंक यू क्लास।